Iran and America are at war right now, and ये war escalate होती जा रही है. With the USA bombing Iran nuclear facilities and Iran bombing US bases in Qatar, एक बड़ा क्वेश्चन सबके दिमाग में ये आ रहा है कि इस लड़ाई की शुरुआत कैसे हुई और कैसे इजराइल पैलेस्टाइन की वॉर में ईरान शामिल हुआ. चिंता का कारण ये भी है कि यूएसए के डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट का इम्पैक्ट सिर्फ मिडिल ईस्ट पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ सकता है. एंड इसी कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिक्स को आज मैं आपके लिए डिकोड करूंगी. The rise of Hamas. तो देखिए, अक्टूबर 7 को हुए हमास अटैक के बारे में तो हम सब जानते हैं. ये वही दिन है जिसे बाद में इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में एक फुल फ्लेज्ड वॉर छिड़ गई थी. आज इस बात को करीबन 1.5 साल हो चुके हैं. एंड जहां इजराइल के समर्थन में वेस्टर्न नेशंस जैसे यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा खड़े हुए, वहीं दूसरी तरफ पैलेस्टाइन के लिए मिडिल ईस्ट नेशन जैसे ईरान, लेबनान और टर्की का पूरा सपोर्ट था. एक थर्ड कंट्री के एंगल से देखें तो ऐसा लगता है जैसे ये कंट्रीज गुडविल के लिए और पीस को बढ़ावा देने के लिए एक साथ खड़ी हुई थी. बट इनकी ज्योग्राफी देखने के बाद कुछ और ही पिक्चर सामने आती है. बट एज ऑफ नाउ इजराइल पैलेस्टाइन नहीं बल्कि हमास को समझना जरूरी है. देखिए, 1967 में इजराइल ने इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया का कंट्रोल किया हुआ था एंड लैंड सीज कर लिया था इन अ सरप्राइज अटैक. ये लैंड जिसे आज हम पैलेस्टाइन कहते हैं 1988 में बना है एंड उससे पहले तक इट वाज ओन्ड बाय दीज 3 कंट्रीज. अब 1987 में इजरायली फोर्सेस के द्वारा मॉनिटर्ड पैलेस्टाइन में प्रोटेस्ट शुरू हुए जो इतने बढ़ गए कि इजराइल को 2 स्टेट पॉलिसी के लिए अग्री करना पड़ा. अंडर द सुपरविजन ऑफ द यूएस प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन एक ऑस्लो अकॉर्ड साइन हुआ. इसके अकॉर्डिंग एक 5 ईयर प्लान बना था और उस टाइम पावर में आई थी पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज PLO, जो पैलेस्टाइन को चलाने वाली थी. नाउ ये अग्री हो गया था बट इजरायलीज वर नॉट हैप्पी एंड ये ऑस्लो अकॉर्ड ज्यादा टाइम तक नहीं चला क्योंकि PLO वाज अ वायलेंट ऑर्गेनाइजेशन. अब जिस दौरान PLO पैलेस्टाइन को ओवरटेक कर रहा था, इजराइल वाज फंडिंग एन ऑपोजिशन पार्टी व्हिच इज नाउ कॉल्ड हमास. 1988 में क्रिएट हुआ ये ऑर्गेनाइजेशन आज टेररिज्म के अलावा और कुछ प्रमोट नहीं करता एंड आई एम श्योर इजराइल ने भी सपने में नहीं सोचा था कि ये इस तरीके से बैकफायर कर जाएगा. बट दिस इज कॉल्ड प्रॉक्सी वॉरफेयर. जब एक कंट्री किसी दूसरी कंट्री को डायरेक्टली अटैक करने की जगह वहां की किसी ऑपोजिशन को हिडन सपोर्ट देती है ताकि रिजीम बदल जाए. ये टर्म आगे काम आएगा बिकॉज हमास 2006 में इलेक्ट होने के बाद अपना मिलिट्री रूल जमा लेती है. अब इस टाइम तक इजराइल रियलाइज दैट जो पॉलिटिकल अपराइजिंग वो ला रहे थे वो हमास बन चुकी है विच इज नो गुड फॉर देम. इसलिए दोनों के बीच काफी टाइम तक छोटे छोटे इश्यूज पर लड़ाई चलती रही. बट इन सबके बीच में ईरान इस प्रॉक्सी वॉर का पार्ट कैसे बन गया ये समझते हैं. द इरानियन रेवोल्यूशन ऑफ 1979. To your surprise, Israel and Iran had a very good bilateral relations until the Iranian Revolution of 1979. इससे पहले तक ईरान was the second Muslim majority nation जिसने इजराइल को रिकॉग्नाइज किया. एंड 1967 वाली वॉर में जिसमें इजराइल ने पैलेस्टाइन का लैंड कंट्रोल कर लिया था उसमें इजराइल को ऑयल भी सप्लाई किया था. बट इस 1979 के रेवोल्यूशन ने पहलेवी डायनेस्टी जो 1925 से ईरान पर रूल कर रही थी उसे ओवरथ्रो कर दिया बिकॉज लोगों को लगा कि ईरान में वेस्टर्नाइजेशन बढ़ रहा है, जो सच भी था. एक रीजन जहां के लोग ऑर्थोडॉक्स इस्लामिक हैं वहां जब एक सेक्युलर गवर्नमेंट रूल करती है तो क्लैशेस होते ही हैं. इनफैक्ट थ्रू आउट द इजराइल पैलेस्टाइन इशू इन 1948 ईरान के लोग पैलेस्टाइन के साइड थे एंड ईरानियन गवर्नमेंट इजराइल के साइड थी. प्लस एक बड़ा इशू ये भी था कि पहलेवी डायनेस्टी के रूलर्स का यूएस के साथ काफी उठना बैठना था. अब ये पॉइंट नोट करने वाला है क्योंकि जैसे ही एक स्ट्रिक्ट इस्लामिक रिजीम आया यूएस इजराइल जैसी कंट्रीज साइडलाइन हो गई एंड पैलेस्टाइन वाज रिकॉग्नाइज्ड. ईरान के रिजीम ने इसके बाद इजराइल से सारे टाइज तोड़ दिए. इजरायली एम्बेसी PLO को दे दी और इजराइल को एक पैरासाइट कहा. बट दिस वॉज देयर हिपोक्रेसी. जब ईरान और इराक की वॉर हुई तो 1988 में इजराइल ईरान का मेजर वेपन सप्लाई का सोर्स बना एंड दिस वॉज रिवील्ड थ्रू द मैकफार्लेन अफेयर. इसके अकॉर्डिंग 1980 से ईरान और यूएस के बीच 22 मिलियन के वेपन पार्ट्स की ट्रेड डील हुई थी जो इजराइल के थ्रू ट्रांसपोर्ट किए गए थे. बट इस मूव को दोस्ती का हाथ मत समझना बिकॉज व्हाइल इजराइल वाज हेल्पिंग ईरान वाज फंडिंग द मिलिट्री ट्रेनिंग, ब्रेन वॉशिंग एंड वेपनरी फॉर मिलिटेंट ग्रुप्स इन लेबनान. ये वही ग्रुप है जो टिल डेट वेस्टर्न नेशंस पर एंड इजराइल पर अटैक करता रहता है. एंड ये इकलौती बार नहीं था. इसके बाद से पैलेस्टाइन में हमास, येमेन में हाउदीज, सीरिया में मिलिटेंट ग्रुप्स सब ईरान के फंड्स के थ्रू ही चलते आ रहे हैं. सो इफ यू आर वंडरिंग कि इजराइल को ईरान से क्या मतलब है तो दिस इज इट. ये तो वो एक फैक्टर जिसकी वजह से इजराइल पैलेस्टाइन की लड़ाई के दौरान भी ईरान ने इजराइल पर अटैक भी करे एंड इन रिटर्न इजराइल ने ईरानियन न्यूक्लियर फैसिलिटीज को टारगेट किया. बट वेट,
न्यूक्लियर फैसिलिटी को क्यों टारगेट किया, ये समझते हैं। ईरान न्यूक्लियर थ्रेट टू द वर्ल्ड। Now just when we thought पाकिस्तान की तरह ईरान भी सिर्फ टेररिज्म प्रमोट कर रहा है, the nuclear weapons come into the picture. So 1940 से कई आजाद देश न्यूक्लियर पावर बनने की कोशिश में हैं, बट आज सिर्फ 5 देश ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड हैं, दैट इज यूएस, यूके, फ्रांस, चाइना एंड रशिया। एंड 3 देश यानी कि इंडिया, नॉर्थ कोरिया एंड पाकिस्तान फेयरली रिकॉग्नाइज्ड है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी देश अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटी पर काम नहीं कर रहे। 1950 से ही यूएस की हेल्प से ईरान का न्यूक्लियर प्लान शुरू हो गया था एंड ईरानियन रिजीम आने के बाद ये प्लान एक सीक्रेट बन गया अंटिल द 2000, जब पूरी दुनिया को ये रियलाइज हुआ कि ईरान अपनी न्यूक्लियर स्टेट बन पाने के लिए काफी तेजी से काम कर रहा है एंड दैट इज व्हेन द यूएस गॉट अलर्टेड। इसके बाद अकॉर्डिंग टू द यूएस 2003 में ईरान ने अपने न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम बंद तो कर दिया, बट उन्होंने क्लेम किया कि वो पीसफुल प्रोजेक्ट्स के लिए न्यूक्लियर पावर यूज करते रहेंगे एंड दिस वाज स्टिल एक्सेप्टेबल अंटिल ईरान डिस्कवर्ड यूरेनियम इन द 2000। इसके बाद से ईरान हैज बीन अंडर द वर्ल्ड्स आई क्योंकि ईरान हैज ऑलरेडी बीन वन ऑफ द लीडिंग एक्सपोर्टर्स ऑफ ऑयल इन द वर्ल्ड। आज ईरान के पास 60% प्योरिटी वाला यूरेनियम है, जिससे अकॉर्डिंग टू द एस्टिमेट्स ईरान एक हफ्ते में एक न्यूक्लियर वेपन तो बना ही सकता है। एंड नेचुरली इजराइल इसे एक थ्रेट समझता है एंड सो टू डिफेंड इटसेल्फ फ्रॉम एनी पॉसिबल अटैक इजराइल काफी रिटेलिएट करता रहता है। अंटिल 2024 ये रिटेलिएशन इनडायरेक्टली किया जाता था, लेकिन अब यूएसए के सपोर्ट होने की वजह से ईरान और इजराइल की लड़ाई काफी अपफ्रंट हो चुकी है। प्रॉक्सी वॉरफेयर। ये गौर करने वाली बात है कि जब भी ट्रम्प पावर में आए हैं, यूएसए ने कैपिटलिस्टिक माइंडसेट से सोचा है। दिस इंक्लूड्स ट्रम्प का अफगानिस्तान से रिट्रैक्ट कर लेना, रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में सीजफायर के लिए बोलना एंड रशिया से अच्छे रिश्ते मेंटेन करने की कोशिश करना। इंडिया के एंगल से देखें तो पहलगाम अटैक के बाद पाकिस्तान को कंडेम ना करना भी इसी कैपिटलिस्टिक माइंडसेट का एक रिजल्ट है। सी पाकिस्तान शेयर्स इट्स बॉर्डर विद ईरान एंड एक वॉर लाइक सिचुएशन में यूएसए पाकिस्तान को यूज करना चाहता है टू अटैक ईरान। दूसरी तरफ पाकिस्तान एज ऑलवेज फंड्स की नीड में रहता है, इसलिए उन्हें यूएसए के साथ कंप्लाई करना पड़ता है। सिमिलरली यूएस की वॉरशिप्स रेड सी में हिजबुल्लाह एंड हाउदी रेबल्स के अगेंस्ट भी गार्ड कर रही हैं, which will further weaken the Iranian regime. But the shocking thing is यूएसए ईरान की पावर को अंडरमाइन कर रहा है। आज जहां यूएई और सऊदी अरेबिया के वेल्स खाली हो रहे हैं, ईरान अपनी न्यूक्लियर पावर और क्रूड ऑयल की वजह से मिडिल ईस्ट की इमर्जिंग पावर बन रहा है एंड अमेरिका वांट्स अ ट्रेड डील एंड उन्होंने ईरान पर अटैक करके एंड इजराइल का साथ देकर काफी प्रेशर बनाने की कोशिश करी है, बट एज ऑफ नाउ इट हैज ओनली बैकफायर्ड। आज ईरान हैज थ्रेटन दैट इट विल क्लोज इट्स स्ट्रेटेजिक स्टेट ऑफ हॉर्मुज व्हिच विल इम्पैक्ट 1/5 ऑफ द वर्ल्ड्स ऑयल ट्रांसपोर्ट। ये छोटा सा स्ट्रेच नॉर्थ में ईरान और साउथ में ओमान गवर्न करती है एंड सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ईरान, इराक, कुवैत एंड बहरीन का ऑयल इसी नैरो स्ट्रेच से पास होता है। यही नहीं, कतार जो एक लीडिंग नेचुरल गैस एक्सपोर्टर है, इसी स्ट्रेच के थ्रू अपना 70% एक्सपोर्ट मैनेज करता है एंड दिस ऑयल एंड नेचुरल गैस इज क्रूशियल फॉर कंट्रीज लाइक चाइना, इंडिया एंड साउथ कोरिया। अगर ये रूट इस्तेमाल होना बंद हो गया तो ऑयल प्राइसेस और हाई कर जाएंगे, बल्कि ईरान के वर्बल थ्रेट के बाद से ही प्राइसेस ऑलरेडी काफी हाइक पर है एंड अगर ऐसा चलता रहा तो यूएस खुद फोर्स हो जाएगा टू बैक ऑफ फ्रॉम दिस वॉर। आज चिल्ड्रन इन पैलेस्टाइन आर suffering. The war is leading to a shift in the global economy with the attack of the USA on Iran. Global peace is disturbed. ये USA के लिए एक मैसेज है that continuing a war just to open trade doors for your country should stop. The US ultimately wants the old Iranian regime जो उनकी कही बात मान ले and इसके लिए वो करंट पहलवी डायनेस्टी के हेयर को भी सपोर्ट कर रहे हैं। बट ये सब कब तक चलेगा? कब तक यूएस एक प्रॉक्सी वॉरफेयर में लगा रहेगा एंड इजराइल एंड बाकी कंट्रीज के रिसोर्सेज को ड्रेन करता रहेगा एंड कब तक ट्रम्प एक नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट होते रहेंगे फॉर डूइंग द ऑपोजिट। द वॉर हैज टू एंड एंड यूएस के डोमिनेशन के अगेंस्ट कंट्री को आगे आना पड़ेगा, वरना हम पीछे रह जाएंगे। So what are your thoughts on the ongoing issue? And अगर आपको भी लगता है that यूएसए की मोनोपोली शुड स्टॉप, then share this with your friends and family. जय हिंद।